हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी आर ओ के लिए आज की क्लास में राज्य व्यवस्था एवं संविधान के प्रश्नों को लगाएंगे। पिछली क्लास में हमने आपको 40% जो है कवर किए थे। इस टेस्ट सीरीज के पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज है जो कि 2024 की है। आज ये हमारी इस क्लास का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। तो 40 से आगे के प्रश्नों को आज कवर करेंगे। देखिए, टेस्ट सीरीज भले ही पीसीएस मंत्रा की हो, परंतु सब वही प्रश्न होते हैं, तो आर ओ के लिए भी बेस्ट प्रश्न रहेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 41, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राष्ट्रीय दल दिए गए हैं और सूची 2 में स्थापना वर्ष दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना वर्ष है 1885 ईस्वी। ए का 4 आएगा। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना वर्ष है 1984 ईस्वी, तो बी का 1 आएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में, सी का 3 आएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष है 1980 ईस्वी, तो डी का 2 आएगा। 4132 ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करना, तो सही है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये पॉइंट भी सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करना, यह सही नहीं है। इस प्रकार के विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो सी ही यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक नियमावली तैयार करना भी चुनाव आयोग का कार्य है, तो डी भी यहाँ पर करेक्ट है। तो सी राइट आंसर था, जो कि सही सुमेलित नहीं था। आप क्लास को जो अच्छे से देखते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? दिनेश गोस्वामी समिति 1991 दिया गया है। तारकुंडे समिति 1981 दिया गया है। तनखा समिति 2010 और बोहरा समिति 2013 दिया गया है। सही सुमेलित है ऑप्शन सी, तनखा समिति 2010 यहाँ पर सही सुमेलित है। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 आएगा, तो 91 यहाँ से हटा दीजिए। तारकुंडे समिति, ये एक अच्छा प्रश्न है, 1974 आएगा इसके लिए। और बोहरा समिति 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपको 1 से 2 समिति जरूर याद कर लेना है, क्योंकि जब मिलान में प्रश्न आते हैं तो आराम से जो है लग जाते हैं। प्रश्न नंबर 44, एक पंजीकृत राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा तभी दिया जाता है जब निम्न में से किन शर्तों को पूरा करता है? यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% 2014 तक 11 सीटें जीतती है। यदि वह पार्टी ऐसा करती है तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है, यानी कि पहले वाला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट मिलते हैं, तब भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जा सकता है, तो यह भी सही पॉइंट है। एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो यह भी सही है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। सभी पॉइंट सही है। एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 45, किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता? तो किस अनुच्छेद के तहत अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 318 के तहत। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? संसद या विधानमंडल संविधान के उपबंधों के अधीन संघ या
राज्य सेवाओं की भर्ती एवं सेवा शर्तों का विनियमन करेंगे। पहला पॉइंट ये है, लोक सेवक चाहे वह रक्षा सेवा का हो या सिविल सेवा का, अपना पद राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो 46 का राइट आंसर है सी, न तो 1 और न ही 2 असत्य हैं, दोनों ही कथन सत्य हैं। देखिए कुछ प्रश्न आसान होते हैं और कुछ प्रश्न डिफ़िकल्ट होते हैं, तो आपको केवल देखते चलना है। टेस्ट सीरीज में काफ़ी अच्छे प्रश्न है, आगे भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आप टेस्ट को देखते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 47, दल परिवर्तन कानून के संबंध में विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इस कानून को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। तो ये वाला पॉइंट सही लिखा हुआ है। दल परिवर्तन कानून को 9वीं अनुसूची में रखा गया, तो यह गलत हो चुका है क्योंकि इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया था। तो केवल यहाँ पर पहले वाला कथन सही लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत हो चुका है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सहकारी समिति से जुड़े हुए विषय और अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं। बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन अनुच्छेद 243 जेड के में दिया गया है। अपराध एवं दंड अनुच्छेद 243 जेड क्यू में। समिति का लेखा परीक्षण 243 जेड में। आम सभा की बैठक बुलाना अनुच्छेद 243 जेड एच दिया गया है। तो सही नहीं है ऑप्शन डी, क्योंकि अनुच्छेद 243 जेड एन यहाँ पर आएगा, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में विचार कीजिए। यह एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक लिखा हुआ है, ये यहाँ पर शब्द गलत है, यह होना चाहिए था, यह एक संवैधानिक निकाय है। इस आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? अगर इसको यहाँ पर पहले वाले को संवैधानिक माने तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। यदि अक्सर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो केवल यहाँ पर 2 सही है। तो पहला यदि गलत है तो 2 ही सही है, क्योंकि सांविधिक नहीं होता है, संवैधानिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आयोग परिषद अनुच्छेद दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में है, तो ये वाला यहाँ पर सही है। पंचायतों में चुनाव अनुच्छेद 243 के करेक्ट है। बिछड़ा वर्ग आयोग 338 बी में इसका प्रावधान है, तो यह भी सही है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद 289 ए दिया गया है, जो कि सही नहीं है, तो डी ही राइट आंसर है। ये आपका 279 ए में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है? विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद, जीवन बीमा निगम, न्यायालय। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, 2 और 4 को नहीं रखा गया है, जबकि विश्वविद्यालय को और जीवन बीमा निगम को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, तो यहाँ तक तो सही है, किंतु यह एक मूल अधिकार नहीं है, तो पहले वाला सही पॉइंट है। संविधान में अनुच्छेद 342वें संविधान संशोधन द्वारा
अंत स्थापित किया गया। तो ये गलत हो चुका है, 42वां नहीं था, 44वां संविधान संशोधन था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, केवल 1 वाला कथन यहाँ पर सत्य लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 38। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 49 के तहत इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आते हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। अनुच्छेद 21 को कहा जाता है जीवन का अधिकार, तो उसके हिसाब से आपको आंसर चुनना है। आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ख्याति का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार। तो ये सभी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आने वाले पॉइंट है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 56 है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किसके बारे में कहा जा रहा है? ब्रिटिश नागरिक के बारे में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार, विधि के समक्ष समानता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। राइट आंसर ऑप्शन ए है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है ब्रिटिश नागरिक, जबकि ये तीनों नीचे वाले पॉइंट का दावा कर सकता है। प्रश्न नंबर 57, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? नहीं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो पहले वाला कथन असत्य हो चुका है। सवर्ण सिंह समिति ने कर्तव्यों का अनुपालन न करने के लिए दंडारोपण की अनुशंसा नहीं की थी। तो यह भी गलत है, क्योंकि इसने दंडारोपण की अनुशंसा की थी। मौलिक कर्तव्य नागरिकों और विदेशियों सभी पर लागू होते हैं, तो यह सभी पर लागू नहीं होते हैं, अर्थात ये विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार सी भी गलत हो चुका है। किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय मौलिक कर्तव्यों को विचार में रख सकता है। तो बिल्कुल सही पॉइंट है। तो डी यहाँ पर सत्य कथन है। प्रश्न नंबर 58, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उनके आदर्शों का आदर करना, जन संपत्ति का संरक्षण करना, जन निर्वाचनों में मतदान कराना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना। तो सही नहीं है ऑप्शन सी, जन निर्वाचनों में मतदान कराना जो है मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? एक अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 43A के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 61, मिलान संबंधी यह प्रश्न है। सूची फर्स्ट में दर्शन का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। कल्याणवाद में क्या देखने को मिलता है? बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर, एक हट्टू आएगा। समाजवाद, समान कार्य हेतु समान वेतन, तो यहाँ पर 4 आएगा। गांधीवादी दर्शन, कुटीर उद्योग का संवर्धन, तो 1 यहाँ पर लिख दीजिए। अंतर्राष्ट्रीयतावाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को, तो ये वाला पॉइंट के लिए 3 आएगा। इस वाले पॉइंट के लिए 3 आएगा। 2 4 1 3,
2 4 1 3 ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन से कार्य या कानून विधानसभा में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, दंड संहिता प्रक्रिया। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए इनको बनाया गया है कानून संविधान में। तो ये सभी यहाँ पर सही है, यानी कि 1 2 3 4 ये सभी पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, 1987 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य था गरीबों को निःशुल्क एवं उचित कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। दंड प्रक्रिया संहिता के लिए आएगा 1973 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 63। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही का चयन करना है। एक व्यक्ति जिसे अस्पृश्यता के तहत दोषी करार दिया जाए, संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर कोई दोषी है तो वाकई में ही कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। पहले वाला यहाँ पर सही लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता शब्द की व्यापक रूप से व्याख्या की गई है। कहा गया है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता शब्द की व्यापक रूप से व्याख्या की गई है। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि व्यापक रूप से इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है। पहले वाला यहाँ पर कथन सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये भी। प्रश्न सभी अच्छे होते हैं, बस उनको ध्यान से लगाना होता है, देखना होता है, पढ़ना होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 64, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो यह कर सकता है अनुच्छेद 160 के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का चयन करना है। राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से नहीं रोक सकता। एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें रोका जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, अर्थात संक्रमणीय रोग से वह पीड़ित है, तो उसको रोका जा सकता है। तो इस प्रकार पहले वाला कथन यहाँ पर गलत हो चुका है। दूसरा, अनुच्छेद 15 राज्यों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से कमज़ोर वर्गों के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता। विशेष यदि प्रावधान करना हो तो उससे नहीं रोका जा सकता है। तो ये सही है। तो केवल 2 वाला यहाँ पर सही कथन है। प्रश्न नंबर 66, अनुच्छेद 32 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 32 के बारे में कहा जा रहा है। देखिए पहले वाला ही कथन यहाँ पर गलत हो चुका है, क्योंकि अनुच्छेद 32 केवल सर्वोच्च न्यायालय के लिए होता है, जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसलिए पहले वाला यहाँ पर गलत हो चुका है। अन्य को देख लेते हैं। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है। बिल्कुल सही है, इसलिए स्वयं एक मूल अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो यह भी सही है। जहाँ किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, वहाँ वयाधित व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के अधीन परिवारवाद करने का अधिकार नहीं है। यदि मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो वहाँ पर जो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अधीन परिवारवाद करने का अधिकारी नहीं होता है। तो डी यहाँ पर सही पॉइंट है। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 67, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। तो सही है,
परंतु वह संसद का अभिन्न अंग होता है। तो यह भी सही पॉइंट है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास संसद सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए। क्या ऐसा प्रावधान है? नहीं। तो इस प्रकार कारण यहाँ पर गलत है। ए सही है परंतु आर यहाँ पर गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उसको लोकसभा सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट उनके हस्ताक्षर एवं मोहर सहित की जाती है? प्रश्न में कहा गया है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं मोहर द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1 और 2। पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही है। इनकी नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और मोहर जरूरी होती है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी की जाती है। इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्न नंबर 69, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वह था, देखिए वह कौन सा विधेयक था या कौन सा बिल था? राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारत डाकघर संशोधन विधेयक। इसके लिए राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। और वो राष्ट्रपति कौन थे? जेल सिंह राष्ट्रपति थे, जेल सिंह। इन्होंने इस वीटो का प्रयोग किया था सन 1986 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 70, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस माध्यम से होता है? यहाँ पर उसको दिया गया है संसद के दोनों सदन द्वारा, तो ये सही है। राज्य की विधान सभा द्वारा, ये भी सही है। राज्य की विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होती है, तो ये गलत हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी की विधान सभाओं के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, तो फोर्थ वाला भी सही है। तो केवल 3 वाला सही नहीं है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। थोड़ा घुमाकर प्रश्न पूछा गया है परंतु एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 71 देख लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया जाता है, आप सभी जानते भी होंगे इसके बारे में। इसे लाने के लिए 50 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ये किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। देखिए, एक मंत्री के विरुद्ध नहीं लाया जाता है, यह मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है। इसे पारित हो जाने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। उपर्युक्त में से सही कथन है, तो सही कथन तो 1 और 3 है, तो सी राइट आंसर है। अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र जो है देना होता है। प्रश्न नंबर 72 है, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये करेक्ट है। इसका कार्य संसद सदस्यों को शपथ दिलाना होता है, ये पॉइंट भी सही है। राज्य विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती है। जब लोकसभा में होती है तो राज्यसभा में भी होनी चाहिए ना, तो सी राइट आंसर है। राज्य विधानसभा में भी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे, तो ये सही है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में जो है इंगित कर देना है, एक अच्छा पॉइंट है। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है? तो अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है अनुच्छेद 312 के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 74, निम्न कथनों में से
कौन सा सत्य नहीं है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, तो पहले वाला सही है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 110 में है। क्या अनुच्छेद 110 में है? नहीं, ये आपका है अनुच्छेद 108 में, तो भी यहाँ पर राइट आंसर है। यह सही सुमेलित नहीं था। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, सही पॉइंट है। अब तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक की गई है। कितनी बार? 3 बार। एक अच्छा पॉइंट है, तो डी भी सही है। प्रश्न नंबर 75 है, संसद की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति में कुल सदस्य होते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। कितने सदस्य होते हैं? तो ये सदस्य होते हैं 30 सदस्य होते हैं। एक अच्छा प्रश्न है ये। और ये 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से, तो होते हैं 20, और राज्यसभा से होते हैं आपके 10। टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं। यह समिति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर जो है विचार करती है। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है, सही है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में है, दोनों अच्छे पॉइंट हैं, तो दूसरे वाला भी सही है। चलिए तीसरा वाला पॉइंट देखिए, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति से व्यापक है। ये गलत हो चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति ज़्यादा व्यापक होती है राज्यपाल की अपेक्षा। तो सही का चयन करना था, तो 1 और 2 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 77, भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, तो बिल्कुल सही है। सभी न्यायालयों में इसका सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। यह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो यह भी सही है। यह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। इसे मंत्रिपरिषद सदस्य का दर्जा प्राप्त होता है। इसे मंत्रिपरिषद सदस्य का दर्जा प्राप्त होता है, ये सही नहीं है, और यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर भी हो चुका है। प्रश्न नंबर 78, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद का अभिन्न अंग होता है, तो राष्ट्रपति जी संसद के अभिन्न अंग जरूर होते हैं, तो सही पॉइंट है। यह देश का प्रथम नागरिक होता है, सही है। यह संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है, सही कथन का चयन करना था, तो संघीय कार्यपालिका का भी प्रधान होता है, तो डी राइट है। तीनों पॉइंट यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में सही दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में निम्न में से किस क्षेत्र से कुछ सदस्यों का मनोनयन नहीं कर सकते? राष्ट्रपति जी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है उनमें से किसको मनोनीत नहीं कर सकते हैं? विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, सहकारिता को। अच्छा पॉइंट है। 12 सदस्यों में विज्ञान, कला, समाज सेवा और साहित्य से जो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। प्रश्न नंबर 80, सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इस वीडियो का पार्ट 3 भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मंत्रिपरिषद की संरचना के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन कौन से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाते हैं? कैबिनेट मंत्री, कुछ राज्यों के मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल फर्स्ट वाला कथन यहाँ पर सही है। तो 80% हमने यहाँ तक कवर कर लिए हैं। धन्यवाद दोस्तों।